एफ प्लस सेल जिसमें प्लाज्मिड नहीं होगा उसको बोलेंगे एफ माइनस सेल, मतलब वो फीमेल का जैसा काम करता है, वो प्राप्त करता है यहाँ पर। ये प्लस और एफ माइनस सेल्स के बारे में जो है ना कल बताए थे। और यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों जो है ना आपका कैसे ट्रांसफर हुआ है ये भी हम कल देखे थे। और ये भी बताया थे कि सबसे पहले जो है कंजुगेशन ट्यूब दोनों के बीच में बना था, और कंजुगेशन ट्यूब बनाने में जो है ना सबसे बड़ा रोल जो है, अहम रोल जो होता है पीली का होता है। दोनों सेपरेट एक दूसरे से हो गए। फिर हम लोग आ रहे थे एच एफ आर सेल और एफ माइनस सेल के बीच में जो है ना कैसे एक्सचेंज होता है, कंजुगेशन कैसे होता है। तो एच एफ आर सेल सबसे पहले किसको कहते हैं, तो देखो अभी बगल में लिखे हैं एफ प्लस सेल्स। एफ प्लस सेल्स किसको बोल रहे हैं, जिसमें आपका जो है ना प्लाज्मिड है, पीली है, जिनोफोर है, ठीक है। अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए प्लाज्मिड और जिनोफोर के बीच में तो क्या होता है, प्लाज्मिड का जो हिस्सा है ना, वो जो प्लाज्मिड है वो जाकर जुड़ जाता है किसके साथ, जिनोफोर के साथ। और जब वो जिनोफोर के साथ जुड़ जाता है तब जो है ना उस पूरे रचना में जो जीनोफोर है उसको इपिसोम कहते हैं। हाँ, अटैच्ड प्लाज्मिड जो है आपका जीनोफोर के साथ उसको कहेंगे क्या, इपिसोम। और जो जीनोफोर है वो जीनोफोर नॉर्मल है। तो जो प्लाज्मिड है वो वहां पर आप अब जो अटैच्ड हो गया है जीनोफोर में तब उसको कहेंगे इपिसोम। अर्थात हम कल भी आपको बताए थे कि एच एफ आर सेल जो होता है उसमें आप उससे अगर एफ माइनस सेल में कंजुगेशन का बात हो तो सबसे ज्यादा जीन जो है ना इसी के द्वारा आपका जाता है, एच एफ आर सेल से जाता है किसमें, एफ माइनस सेल में। नेक्स्ट देखते हैं अब। देखिए यहाँ पर जो है ना कुछ सेल को दिखाए हैं बना के, कैसा हो सकता है। देखिए एफ माइनस सेल जैसे ही बोला जाए आपके दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जीनोफोर होगा, प्लाज्मिड नहीं होगा। लेकिन एफ प्लस सेल बोला जाएगा तो दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि जहां पर जो है ना जीनोफोर भी है और प्लाज्मिड भी है। एच एफ आर सेल बोल दिया जाए तो रिकॉम्बिनेशन अगर जो है ना फेल कर जाए, मतलब रिवर्स क्रॉसिंग ओवर हो, तो देखो अभी यहाँ पर नीचे में जो है ना, नीचे में आपको दिखा रहे हैं आरसीओ लिखे हैं। इसका क्या मतलब है, क्रॉसिंग ओवर अगर रिवर्स कर जाए, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, तो फिर क्या बन जाएगा, एफ प्लस सेल बन जाएगा। लेकिन अगर जो है ना क्या हो, जीनोफोर के साथ प्लाज्मिड अटैच्ड हो जाए तब जो सेल बनेगा उसको बोलेंगे एच एफ आर सेल। ध्यान रखना एच एफ आर सेल और ए प्लस सेल में यही अंतर है, दोनों में जीन बराबर है, सेम टू सेम है। अंतर क्या हुआ है कि जीनोफोर जो है वो आपका अटैच्ड है किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ, मतलब प्लाज्मिड आके अटैच हो गया किसके साथ, जीनोफोर के साथ। अब जो प्लाज्मिड है यहाँ पर इपिसोम कहला रहा है, तो इस सेल को बोलेंगे एच एफ आर सेल, और जिसमें दोनों अलग अलग है उसको बोलते हैं एफ प्लस सेल। ये क्रॉसिंग ओवर होने पर एच एफ आर सेल बनता है, क्रॉसिंग ओवर खत्म हो जाने पर, मतलब दोनों के एक दूसरे से अलग हो जाने पर एफ प्लस सेल बनता है। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, ए प्लस सेल जो है ये बदल गया है आपका। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि सेक्स फैक्टर जो है ना वो आपका जीनोफोर के साथ डीएनए का कुछ पार्ट लिए हुए, डीएनए का जीनोफोर के, फिर से बता रहे हैं यहाँ पर ये जो है ना एफ डैश सेल है। हाँ, यहाँ पर देखिए एफ माइनस सेल, एफ प्लस सेल, एच एफ आर सेल और एफ डैश सेल। एफ डैश सेल जो होता है उसमें क्या बता रहे हैं, एफ डैश सेल में जो है ना सेक्स फैक्टर जो होता है वो जीनोफोर के कुछ पार्ट को अपने साथ ले लेता है। यहाँ पर देखिए ये जो जीनोफोर था, इस जीनोफोर का एक जीन है ए प्लस, इसमें बताए थे। मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर मान लिया गया है कि ए प्लस जो है ना उसको वो आपका जाके जुड़ गया किसके साथ, सेक्स फैक्टर के साथ, मतलब यहाँ पर ए प्लस खत्म हो गया किससे, जीनोफोर से। तो ये जो अब जो सेल बनेगा उसको बोलेंगे एफ डैश सेल। तो आगे आता है ये सब बार बार शब्द आएगा कि एफ डैश सेल है, हाँ एच एफ आर सेल है, एफ प्लस सेल है, एफ माइनस सेल है बैक्टीरिया में, तो दिमाग में आ जाना चाहिए। एफ डैश सेल में भी क्या है, एक तरह का एफ प्लस जो है ना सेल है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि जीनोफोर का कुछ जो आपका पार्ट है, मतलब कोई कुछ एक जीन है वो जाकर जुड़ गया है किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ, प्लाज्मिड उसको लेके अलग हो गया है। और ये यहीं पर होता है, ये जो आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा था ना इसी में गड़बड़ होने से हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर में केवल अपना पार्ट लेके अलग हो गया प्लाज्मिड, तब तो एक प्लस सेल बन गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसका भी कुछ पार्ट लेके अपने साथ अलग हो जाता है, तब बोलते हैं एफ डैश सेल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एफ डैश सेल से एफ माइनस सेल में जब है ना
आपका जब जाएगा तो कैसे जाता है, इसी को हम सेक्स कंडक्शन बोलेंगे। देखो ये सब कंजुगेशन का बात था, ये सब जब जुड़ते हैं तो इसको क्या कहते हैं, हम कंजुगेशन कहते हैं। सेक्स डक्शन में देखो क्या हो रहा है, एफ एफ डैश जो सेल है वो क्या कर रहा है, जीनोफोर का कुछ पार्ट को लेकर कौन सेक्स फैक्टर चला जाता है एफ माइनस सेल में, तो इस घटना को कहते हैं सेक्स डक्शन। मतलब सेक्स डक्शन भी एक तरह का कंजुगेशन ही है। अंतर क्या हुआ इसमें जो है ना, प्लाज्मिड जब जा रहा था एफ माइनस सेल में तो अपने साथ जीनोफोर का कुछ हिस्से को लेके चला गया, और अगर जीनोफोर के पूरे हिस्से को लेके चला गया, मतलब पूरा का पूरा जीनोफोर का फोटोकॉपी लेके चला जाए, तब क्या बोलेगा, बोलेंगे वो आपका कंजुगेशन कहलाएगा। एचएफआर सेल में आपको बताए थे। लेकिन यहाँ पर एफ डैश सेल में आपका प्लाज्मिड थोड़ा सा पार्ट लेके चला जाता है एफ डैश सेल से किसका, जीनोफोर का, इसमें एफ माइनस सेल में, और ये कहलाता है सेक्स डक्शन। उसके बाद हम यहाँ पर जो आपको बताना था थोड़ा सा लिखे है, उसको देख लेते। ट्रांसफॉर्मेशन किसको कर रहे थे, पहला तो हम लोग पढ़ लिए थे कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या बताए थे, एफ प्लस से एफ माइनस में आपका क्या होगा, प्लाज्मिड जाएगा, या जीनोफोर और प्लाज्मिड दोनों मिलकर जुड़ जाएंगे, और वो आपका जो है ना एक एक धागा दोनों का जो है ना मूव कर जाएगा किसमें, एफ माइनस में। तो इसको बोलते थे एचएफआर सेल से मूवमेंट हुआ किसमें, एफ माइनस सेल में। अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, सबसे पहले इसका स्टडी किया गया था ग्रिफिथ के द्वारा, और किसमें, डिप्लोकोकस निमोनी में या न्यूमोकोकस बैक्टीरिया में। लेकिन ये जो है ना अनेबल थे ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट को पता लगाने में। मतलब ग्रिफिथ साहब जो है ना, वो आपका ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट कौन है, कौन चेंज करता है, वो पता लगाने में या बताने में असफल साबित हुए। उन्होंने क्या देखा कि दो बैक्टीरिया जो है ना एक साथ जब रहता है तो अगर एक बैक्टीरिया जो है ना उसका कुछ पार्ट निकल के दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है, जैसा कि कंजुगेशन में हम लोगों ने देखा था। लेकिन इसमें क्या अंतर था कि वो जो सेल लिए थे वो एक मरा हुआ था और एक जिंदा था। मतलब डेड बैक्टीरियल सेल से लिविंग बैक्टीरियल सेल में जो है ना कुछ जेनेटिक मटेरियल चला जाता है, जो आपका लिविंग आपका बैक्टीरिया में वेरिएशन उत्पन्न करता है, और इसी को कहा गया ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें उसको बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, और इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भी कुछ हद तक सेक्स ये कंजुगेशन जैसा ही था, लेकिन इसमें अंतर क्या था, वो लिविंग सेल के बीच में हुआ था। लिविंग सेल के बीच में जो है ना वो आपका मूवमेंट हुआ था डीएनए का, और यहाँ पर जो है ना एक डेड है, और डेड सेल जो है ना वो आपका किसको दे रहा है, लिविंग सेल को आपका चेंज कर दे रहा है, बदल दे रहा है। हाँ, इसका एक्सपेरिमेंट हम जो है ना पहले आपको दिखा देंगे, उसके बाद जो है ना आपको हम डिटेल से इसको समझाते हैं। थोड़ा सा इसका जो फिगर है वो हम बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा देख लीजिए इस पर। ये जो है ना इसमें क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन की खोज या ट्रांसफॉर्मेशन की जो अध्ययन है उसको कौन किया था, सबसे पहले ग्रिफिथ साहब ने किया था निमोनिया के बैक्टीरिया पर या डिप्लोकोकस निमोनी पर। ये तो 100% है, लेकिन ये जो परिवर्तन हो रहा था दूसरे बैक्टीरिया में, लिविंग बैक्टीरिया में, किसके द्वारा हो रहा था, वो एजेंट कौन था, इसके बारे में उनके द्वारा कुछ नहीं बताया गया, वो नहीं खोज पाए। तब इसी को एक्सप्लेन किया, इस पूरे प्रयोग को एक्सप्लेन किया गया बाद में 1944 में एवरी मैक्लाउड और मैकार्टी के द्वारा। इन तीनों ने इसको पूरा किया और इसमें से आइडेंटिफिकेशन किया किसको, ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट को। और उनके द्वारा जो है ना देखा गया कि जो आपका जाता है वो उसका जेनेटिक मटेरियल है, और वो कौन है, डीएनए है। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन से आप क्या समझते हो, आराम से आप बता देना, ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल है फ्रॉम डेड बैक्टीरियल सेल टू लिविंग बैक्टीरियल सेल। ठीक है, और इसके चलते लिविंग बैक्टीरियल सेल जो होता है उसमें आपका वेरिएशन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं। एवरी मैक्लाउड और मैकार्टी ने क्या किया था भाई, ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट को खोज दिया था, और इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया, एक्सप्लेन किया। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो है वो आखिर करता क्या है, वो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ये प्रमाणित करता है कि डीएनए जो है ना जेनेटिक मटेरियल है। इसको हम फिगर से भी आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट है सेक्स डक्शन।
सेक्स रिडक्शन क्या था? स्पेशल टाइप ऑफ कंजुगेशन है, अभी हम आपको बताए थे, जिसमें सेक्स फैक्टर जो है मतलब प्लाज्मिड, वो आपका वेक्टर जैसा काम करता है और जीनोफोर डीएनए के कुछ टुकड़े को या कुछ जीन को डोनर से रिसिपिएंट में ले जाता है, ठीक है, डोनर से रिसिपिएंट में ले जाता है। सेक्स रिडक्शन जो है वो इफेक्टिव होता है रिकम्बिनेशन के लिए, लेकिन ये सबके सब जीन को लेके नहीं जाता है, लेकिन कुछ एक जीन जो है ना उसको आपका जीनोफोर के जीन को लेकर ये क्या करता है, चला जाता है। मतलब सेक्स रिडक्शन में पूरा का पूरा जीनोफोर का जीन नहीं जाता है, जीनोफोर के कुछ जो जीन है, लिमिटेड जीन जो है ना वो आपका जाता है किसके साथ, आपका सेक्स फैक्टर के साथ, और जो सेल है उसको कहते हैं एफ डैश सेल। यहाँ पर देख लो नोट में थोड़ा सा लिखे हैं कि F प्लस और F माइनस अगर होगा के बीच में जो है ना आदान प्रदान होगा तो क्या होगा, कौन सा जीन जाएगा? जैसे ही आपको लिखा हुआ कहीं मिलेगा कि F प्लस और F माइनस के बीच में हुआ है तो कौन जीन जाएगा? जीन्स लोकेटेड ऑन सेक्स फैक्टर कैन बी ट्रांसफर। इसमें जो है ना कौन सा जीन जाएगा? इसमें वो जीन जाएगा जो जीन आपका कहाँ है, सेक्स फैक्टर पर है, वही सिर्फ जो है ना आपका एक से दूसरे में जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये कहा जाए कि एफ डैश और एफ आपका माइनस सेल के बीच में जो है ना हुआ है, तब क्या कहोगे? तब आप आराम से बताना या आपको दिमाग में आ जाना है कि इसको हम लोग सेक्स रिडक्शन कहेंगे और इसमें जीन जो है ना वो किसका जाएगा, सेक्स फैक्टर का जाएगा, और किसके साथ, कुछ जीन जो है ना जीनोफोर का जो है ना उसको भी जाएगा, तो उसको कहेंगे सेक्स रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका HFR सेल और कौन, एफ माइनस सेल के बारे में। हम बार बार इसको इसलिए बोल रहे हैं ना कि बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं किसमें क्या हुआ। हाँ, तो एकदम क्लियर दिमाग में रखना है कि एफ डैश और एफ माइनस तो सेक्स रिडक्शन, और इसलिए अधिकांश जो किताब है ना तीनों को चारों को एक साथ ही पढ़ा दिया है। हम सबको अलग अलग इसलिए किए कि थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए अपनी। HFR सेल और F माइनस सेल के बीच में अगर होगा, कोई पूछे तो आराम से आप बता देंगे कि इसमें क्या होता है कि सभी का सभी जीन जो होता है किसी F प्लस सेल का जो आपका आपस में जुड़ चुका है, इसलिए उसको क्या बोल रहे थे, HFR सेल बोल रहे थे, वो आपका मूव कर जाएगा एक से दूसरे में, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट बात है कि इसको सेक्स रिडक्शन को सबसे पहले बताया किसने था? सेक्स रिडक्शन को सबसे पहले जो है ना जैकब और बॉलमर द्वारा इकोलाई बैक्टीरिया में देखा गया था और बताया गया था। हाँ, इकोलाई बैक्टीरिया में उन लोगों के द्वारा क्या देखा गया कि एफ डैश सेल है और उससे जो है ना एफ माइनस में जो है ना ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जो है वो आपका लैडरबर्ग और जिंडर के द्वारा बताया गया था साल्मोनेला बैक्टीरिया में। साल्मोनेला बैक्टीरिया जो है वो आपका फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करता है, शायद आप नाम सुने होंगे। हाँ, वो जो है ना आपको भोजन को जहरीला बनाता है, टॉक्सिक बनाता है। इसमें जो डीएनए ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, वो वायरस की मदद से होता है, मतलब वेक्टर के मदद से होता है। अभी तक जो भी आप पढ़े, चाहे तो कंजुगेशन पढ़े, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े, चाहे सेक्स रिडक्शन पढ़े, कहीं भी आपको कोई वेक्टर नहीं था डीएनए को ले जाने के लिए। हाँ, मतलब डीएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ले जाने वाला कोई कैरियर नहीं था। हाँ, अगर था तो कौन था? प्लाज्मिड था खुद, या प्लाज्मिड जो है ना पूरे जीनोफोर को लेके गया, या जीनोफोर के कुछ पार्ट को लेके गया, या खुद गया, ऐसा कुछ देखिए अभी तक हम। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जब जाता है तो कोई जो है ना स्पेशलाइज्ड कैरियर होता है, और सामान्यतः वो कैरियर किस रूप में होता है? वायरस के रूप में होता है। आपको नीचे फिगर से हम अभी आपको दिखाए हैं, हाँ, आप फिगर से इसको देख सकते हो। देखो, डोनर है और रिसिपिएंट है, दोनों के बीच में यहाँ भी डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है, जैसा कि हम पढ़े थे किसमें, कंजुगेशन में, जैसा कि हम पढ़े थे किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसा कि हम पढ़े थे किसमें, सेक्स रिडक्शन में। लेकिन यहाँ पर एक कैरियर है, और वो कैरियर या वेक्टर कौन है? वायरस है। नेक्स्ट लिखिए कि ये जो आपका ट्रांसडक्शन होता है वो दो प्रकार का समानता होता है, एक जनरलाइज्ड होता है, एक स्पेशलाइज्ड होता है। आपके मन में आएगा कि जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड क्या है? देखो, ये जो आपका वायरस है अब वो किसको लेके जा रहा है, ठीक है,
कोई एक जीन को उठाया, ले आके पहुंचा दिया, किसमें से, डोनर में से रिसिपिएंट में, तो क्या कहलाएगा वो, जनरलाइज कहलाएगा। मतलब रैंडम रैंडम किसी जीन को उठाकर यहाँ से वहां भेज दिया, यहाँ से वहां पहुंचा दिया, तो क्या कहलाएगा, स्पेशलाइज्ड कहलाएगा। लेकिन अगर जो है ना कोई खास जीन को उठाया और उसको जो है ना वहां पर आपका ट्रांसफर कर दिया, किसी खास जीन को ही चुनेगा कोई वायरस, कोई खास वायरस कोई खास जीन को ही चुन के ले जा रहा है और कोई किसी जीन को नहीं छुएगा, उसी जीन को उठाता है और लेके डोनर से रिसिपिएंट में ले जाता है, तब इसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड। फिर से ध्यान रखिए, फिर से सुन लीजिए, ट्रांजैक्शन में क्या बोल रहे हैं, ट्रांजैक्शन में एक वेक्टर होता है जो क्या करता है, उठाकर ले जाता है डीएनए को, चाहे प्लाज्मिड डीएनए हो चाहे जीनोफोर का डीएनए हो, कहां से, डोनर से रिसिपिएंट में, चाहे दोनों का मिला जुला रूप हो। अब अगर कोई भी जीन को उठाया और लेके चला गया जीनोफोर का, तब इसको कहेंगे हम जनरलाइज्ड। लेकिन अगर जो है ना कोई खास जीन को उठाया, चुनेगा और उसी को केवल ले जाएगा, है ना, और एकदम एकदम ये जो है ना रूल जैसा है कि ये वायरस आएगा तो इसी जीन को लेके जाएगा, तो इसको कहेंगे स्पेशलाइज्ड। वो खास कोई ले जाता है। जैसे मान लेते हैं आपको कहा जाए कि ये जो है ना ये जो कूड़ा चुनने वाला है वो क्या ले जाएगा, कूड़ा करकट जो चुनते हैं वो क्या करता है, क्या ले जाता है, तो वो जो है ना वो जो आपका डिस्कार्डेड पार्टिकल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको ले जाता है। लेकिन ये सोचते हो अगर कि वो जो है ना नाली का पाका लेके चला जाएगा, या जो है ना मलमूत्र कहीं फेंका हुआ है उसको लेके चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो उन भाग को, उन रचनाओं को ले जाता है जो डिस्कार्डेड तो है लेकिन अभी भी उपयोगी है, उनका उपयोग हो सकता है। यहाँ भी जो है ना एकदम दिमाग में रखिएगा कि हर का अलग अलग रोल होता है वायरस का। कुछ वायरस जो होते हैं वो आपका जनरलाइज वे में काम करते हैं, मतलब किसी भी जीन को बदल सकते हैं, किसी भी जीन को उठाकर ले जा सकते हैं। लेकिन कुछ जीन जो होते हैं, कुछ जो वायरस होते हैं वो स्पेसिफिक जीन पर आपको काम करते हैं और स्पेसिफिक जीन को ही जो है ना वो आपका ट्रांसफर कर पाते हैं या चुन पाते हैं। तो ये आपको बता रहे थे कि ट्रांजैक्शन जो है दो प्रकार का हो जाता है, जनरलाइज्ड और आपका स्पेशलाइज्ड। नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट में देख लो, इसको हम फिगर से बताने का कोशिश किए हैं। थोड़ा सा जो है ना चूंकि इसमें ज्यादा हो रहा था बोर्ड पे लिखने में जो है ना वो ज्यादा एरिया ले रहा था, तो इसको हम जो है ना कॉपी पे लिखने का कोशिश किए हैं। जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन को देख लो, इसमें आप देख रहे होंगे वायरस जो है ना अपना डीएनए, जो भी वायरस इंफेक्शन देता है किसी भी सेल को, चाहे आप हो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे कोई भी हो, तो केवल और केवल अपना डीएनए डाल देता है या आरएनए डाल देता है। जैसे मान लेते हैं एचआईवी वायरस है, तो एचआईवी वायरस का जो आपका इन्फेक्शन का पार्ट जो आपके सेल के अंदर प्रवेश करता है वो उसका क्या होगा, आरएनए होगा। अभी भी जो कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस आपके सेल में प्रवेश नहीं करता है, बल्कि केवल अपने जेनेटिक जो आपको उसका मटेरियल है, आरएनए है, उसको आपको डाल देता है। या कोई भी वायरस है आपके पास, एबीसीडी कोई भी वायरस कहा जाए और बोला जाए कि उससे इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्शन का मतलब क्या है, क्या वो पूरे के पूरे वायरस आपके बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया है क्या, नहीं, सेल के अंदर, सॉरी बॉडी के अंदर तो जाएगा लेकिन सेल के अंदर प्रवेश कर गया क्या, तो नहीं। सेल के अंदर जो है केवल उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर जो होता है वही प्रवेश करता है। और यहाँ पर हम वही दिखाना चाह रहे हैं। एक जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन के लिए जो है फिगर बनाया है, उसमें देख लीजिए आपका वायरस जो है ना वो उसका डीएनए जो है ना वो घुस गया किसमें, बैक्टीरिया में, डोनर बैक्टीरिया में, और वो क्या करता है, होस्ट डीएनए के देखो अभी बगल में आ गया है। अब वो लाइटिक साइकिल करता है। लाइटिक साइकिल का मतलब क्या होता है, हम आगे वायरस से पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे भी। ये क्या करता है, होस्ट के डीएनए को कई टुकड़ों में तोड़ देता है, और यहाँ पर वायरस जो है ना वो आपका अपने डीएनए को जोड़ देता है किसके साथ, होस्ट डीएनए के टुकड़ों के साथ, और अपना रेप्लिकेशन करवाता है। तो इसमें जो है ना आपका क्या होगा, कई टुकड़ों में बंट जाता है वायरस, किसका बाबू, वो बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है या किसी भी सेल का डीएनए होता है जिसमें वो प्रवेश करता है, उसको आपको कई टुकड़ों में बांट देता है, और उनके रेप्लिकेशन में जो है उनके साथ मिलकर अपना रेप्लिकेशन करवाता है। उसका रेप्लिकेशन नहीं बल्कि खुद का रेप्लिकेशन करवाता है। वायरस अपना डीएनए का रेप्लिकेशन करवाता है। प्लस इसमें अपना क्या करता है, वो वायरस अपने प्रोटीन को बनवाता है जिससे उसका बॉडी होता है बना हुआ। बाहरी बॉडी जो आपको पीछे से अगर आप पढ़ते आ रहे होंगे तो आपको बताए थे हम कि जो वायरस होता है उसका जो बॉडी होता है वो दो रचनाओं का बना होता है, दो संरचना का बना होता है।
एक तो जो है ना ऊपर से कोट होता है जो प्रोटीन का बना होता है, और दूसरा उसके अंदर में जो है ना जेनेटिक स्ट्रक्चर या जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जो आरएनए या डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप ये जो वायरस है वो दोनों काम करता है। एक तो छिप गया, इक्लिप्स हो गया, छिप गया, अपने आप को छिपा लिया, और क्या करेगा, अपने डीएनए को जो है ना खूब बनवाएगा, किसके अंदर, उस होस्ट सेल के अंदर, और साथ ही साथ उस प्रोटीन को भी बनवाता है जिससे कि वायरस का निर्माण होता है। और देखो अगला में क्या हो गया, मैचुरेशन आ गया। मैचुरेशन में देखो क्या कर दिया, वायरस अपने को पूरा का पूरा उस सेल के अंदर बनवा लिया। और इसी में क्या होता है कि कोई कोई वायरस जो है, देखो सभी वायरस में अपना अपना जो है ना डीएनए है, लेकिन कुछ एक वायरस में हो सकता है कि होस्ट का डीएनए ही चला जाए, और होस्ट का डीएनए देखो यहाँ पर चला गया। अब वो जो वायरस होगा वो क्या कहलाएगा, वेक्टर वायरस कहलाएगा, जबकि बाकी जो वायरस जिसमें सिर्फ वायरल डीएनए गया है उसको बोलेंगे नॉर्मल वायरस। हाँ, उसमें वायरल डीएनए है तो उसको बोलेंगे नॉर्मल वायरस। लेकिन वैसा वायरस जिसमें क्या किया हो, वो आप जिसका होस्ट जिस होस्ट में था उस होस्ट के डीएनए के सेगमेंट को लेके चला गया है, वो कहलाता है वेक्टर वायरस। और ये जो है ना आपका देखिए बैक्टीरिया डीएनए का एक टुकड़ा को लेके चल दिया है। अब आगे बढ़ते, ये जो है आपका अंततः जब पूरे वायरस बना लेता है अपने आप को, पूरी संरचना बना लेता है सेल के अंदर, तो क्या करता है, सेल को तोड़ देता है, बस्ट कर देता है होस्ट सेल्स को। जब होस्ट सेल्स बस्ट हो जाएगा, देखिए देख रहे हैं शुरुआत में छोटा था सेल, जब उसमें अपना वो डीएनए बनाने लगा थोड़ा सा उसका आकार बड़ा हुआ, उसके बाद देखिए थोड़ा और आकार बड़ा हुआ, क्योंकि उसमें वायरस बनना शुरू हो गया ढेर सारा। अब क्या होगा, वो सेल को फाड़ देगा, और फाड़ के अपने खुद क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, रिलीज ऑफ वायरस हो जाएगा। वायरस जो है उसमें दो तरह का वायरस आपको अभी नजर आया था, एक कुछ नॉर्मल वायरस था जो नॉर्मल लाइटिक साइकिल इसी तरह से फिर से दूसरे सेल में घुसेगा और अपना काम करेगा, और दूसरा है आपका वेक्टर वायरस। वेक्टर वायरस जो है जिस बैक्टीरिया के अंदर जाएगा इन्फेक्शन देने के लिए, वहां पर क्या करेगा, वो तो डीएनए डालेगा, जैसे ऊपर में डीएनए डाला था वैसे ही वहां पे क्या करेगा, वो डीएनए डालेगा। लेकिन यहाँ पर डीएनए कैसा था, वायरस का डीएनए नहीं था, बल्कि डोनर डीएनए था जो ऊपर के सेल से वो लेके आया था। तो क्या करेगा, डोनर डीएनए डाल देगा। अब ये डीएनए जो है ना जाकर वहां पर जुड़ जाएगा, तो ये कहलाएगा जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। यहाँ पर कौन सा डीएनए को चुन के लाया है कोई पता नहीं है। हाँ, कोई एक डीएनए सेगमेंट जो है ना आपका किसका, होस्ट सेल्स का उठाएगा और उसको ला के डाल दिया किसमें, रिसिपिएंट में डाल दिया। लेकिन अब इसमें लाइटिक साइकिल नहीं होगा, इस बैक्टीरिया में लाइटिक साइकिल क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि इसमें वायरस का जो है ना आपका डीएनए नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका डीएनए है, वो आपका डोनर जो आपका बैक्टीरिया है उसका डीएनए है। ठीक है, तो ये आपको हम बता रहे थे इसके बारे में, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं ये जो रिसिपिएंट बैक्टीरिया था उसमें था पहले से कौन सा, ए माइनस, बी माइनस, सी माइनस, डी माइनस जो है ना वो जीन था। मान लेते हैं कोई भी जीन हो सकता है, हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ए माइनस, बी माइनस, सी माइनस, डी माइनस। इसका मतलब क्या है, ए माइनस का मतलब क्या है, आप पढ़ोगे 12 में, ऐसे पिछले क्लासों में पढ़े होंगे आप सब कि यहाँ पर जेनेटिक्स में जो है ना माइनस अगर हम दिखाते हैं इसका मतलब होता है रिसेसिव। रिसेसिव मतलब कि जो आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रकट नहीं हो सकता है, और अगर यही प्लस हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। तो देखो वहां से जो है ना बी प्लस लेके आया था, हाँ, तो अब जो रिकॉम्बिनेशन हुआ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन उसमें क्या हो गया, ए माइनस तो रह गया, बी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि एक बाहर से आ गया था इसमें, और सी क्या रह जाएगा माइनस, डी क्या हो जाएगा माइनस। देखो नया क्या हो गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया। ये आपका जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन है, इसमें ए प्लस भी ला सकता था, बी प्लस ला सकता है, सी प्लस ला सकता है, डी प्लस ला सकता है, कोई भी ला सकता है, किसी भी सेगमेंट को ला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन का बात करते हैं। ये जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है इसमें देख लीजिए, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में इसमें जो है ना ये आपका एक खास वायरस से होता है, लैम्डा वायरस जो है ना वो कॉमनली जो है ना स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन करता है। मतलब वो आपका अपना डीएनए जो डालता है और फिर जो नया वायरस बना के दूसरे में ले जाता है, वो आपका हमेशा स्पेशलिस्ट है किसी खास जीन के लिए, और वो खास जीन जो है ना वो आपका कोई भी हो सकता है, या तो ग्लैक्टोज है
ग्लैक्टोज जो सिंथेसिस करता है, या बायोटीन जो है आपका अमीनो एसिड है उसको बनाने वाला आपका जीन हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी जो है ना आपका जीन हो सकता है, चाहे तो लैक्टोज सिंथेसिस वाला जीन हो सकता है, चाहे किसका सिंथेसिस वाला हो सकता है, बायोटीन सिंथेसिस वाला हो सकता है। तो यहाँ पर आपको हम बता रहे थे कि स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन में देखो क्या होगा। अब ये लाइसोजेनिक साइकिल करता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, अपने जो अपना जो उसमें क्या देखे थे, उसके जो है ना पूरे के पूरे डीएनए को टुकड़ों में तोड़ दिया था, देखिएगा लाइटिक साइकिल में। और यहाँ पर क्या करता है, टुकड़ों में नहीं तोड़ता है बल्कि एक खास जगह पर काट देता है, और काट कर वहां पर अपना डीएनए को घुसा देता है। देखो उसका जो डीएनए था ना, वो आपको ऊपर में दिखाए थे, वो उसका वायरल डीएनए है। अब उसको लाके घुसा देता है इसके किसके, वो जो आपका बैक्टीरिया था उसके डीएनए में घुसा देता है बीच में, ठीक है। देखिए इंटीग्रेशन किया, ये सब सारा के सारा प्रोसेस के लिए कुछ एक एंजाइम है जो जिम्मेवार होता है। एक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, और एक क्या है, डीएनए लाइगेज है। हाँ, उसके मदद से जो है ना वो काट के उसको टुकड़ों में एक टुकड़ा बना के उसको क्या किया, डाल दिया है एक टुकड़ा के रूप में, वो अंदर गया, और अंदर जाने के बाद होस्ट डीएनए को रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज के द्वारा वो कट जाता है, और डीएनए लाइगेज जो है ना बीच में जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, प्रोफाज में बदल गया। ये जो आपका वायरस का डीएनए था अब क्या कहला रहा है, प्रोफाज कहला रहा है। लैम्डा डीएनए है वो प्रोफाज कहला रहा है। वो क्या हुआ, वो बैक्टीरिया के जीनोफोर के साथ जुड़ गया है। ग्लैक्टोज जो आपका सिंथेसिस वाला जो जीन था उसके, और बायोटीन सिंथेसिस वाला जो जीन था उसके बीच के, है ना, बीच में आकर जुड़ गया। अब क्या होगा, टेम्परेचर जो है ना धीरे धीरे बढ़ता है सेल का। जैसे ही बढ़ता है तो क्या होता है, ये आपका टूट जाता है, और टूट कर जो है ना टुकड़ों में बाहर निकलता है। जब टुकड़ों में बाहर निकलता है तो तीन स्थिति हो सकता है, या तो अपना केवल जो है ना अपना डीएनए को बाहर निकाल के वो निकल जाए, या फिर क्या हो सकता है, वो ग्लैक्टोज के आपका जीन को लेके बाहर निकल जाए, या हो सकता है बायोटीन के जो है ना जीन को लेके बाहर निकल जाए। ये तीन क्रिया हो सकता है यहाँ पर। मतलब ये जो अल्फा आपका सॉरी लैम्डा जो आपका वायरस है उसका जो आपका डीएनए होता है वो आपका तीन स्थिति में यहाँ से मूव कर सकता है। या तो खुद वो अपने निकल जाए और अपना क्या करे, वायरल सेल बनाए और अपना बाहर चला जाए। हाँ, या क्या कर सकता है, ग्लैक्टोज के जीन को अपने डीएनए में जोड़ के लेके चल दे सकता है, या क्या कर सकता है, बायोटीन के जीन को भी वहां से लेके चल दे सकते हैं। हाँ, अगर अगर जो है ना केवल अकेले चल दिया, नॉर्मल चल दिया, तो जो वायरस बनेगा वो कैसा होगा, नॉर्मल लैम्डा वायरस होगा। लेकिन अगर जो है ना वो ग्लैक्टोज जीन को लेके चल गया तब भी क्या कहलाएगा, वेक्टर वायरस कहलाएगा। और अगर बायोटीन जीन को लेके चल दिया तब भी क्या कहलाएगा, आपका वेक्टर वायरस कहलाएगा। लेम्डा डी ग्लैक्टोज दिखे, हाँ, लैम्डा डीएनए के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ग्लैक्टोज सिंथेसिस का जो एंजाइम बनाने वाला है जीन को जुड़ा हुआ है। अब देखो जब वेक्टर वायरस जिसमें आपका लैम्डा डी ग्लैक्टोज वायरस है, ग्लैक्टोज जीन है, वो अगर जाएगा तो क्या करेगा, ये ग्लैक्टोज जीन को डोनर से रिसिपिएंट में ले जाएगा। लेकिन जब वेक्टर वायरस जिसके पास बायोटीन होगा तो वो क्या करेगा, बायोटीन जीन को डोनर से रिसिपिएंट में ले जाएगा। हाँ, तो देख लो खास को ले जा रहा है, खास लैम्डा वायरस जब भी आएगा तो और कहीं पर से कोई जीन को लेके नहीं जाता है, या तो ग्लैक्टोज जीन को ले जाता है या बायोटीन जीन को ले जाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन कहलाएगा। हाँ, तो अभी आपको हम लोगों ने दो चीज देखा। ट्रांसडक्शन का मतलब क्या देखा, कि कोई वायरस है वो वेक्टर जैसा काम करेगा और डीएनए को या डीएनए के टुकड़े को ले जाएगा, कहां से, आपका एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, मतलब डोनर से रिसिपिएंट में। अब अगर ये किसी को भी ले जाएगा, रैंडम ले जाएगा, तब क्या कहलाएगा, तब आपका था जनरलाइज्ड। और अगर किसी खास को ले जाएगा तब ये कहलाएगा स्पेशलाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट में देखते हैं, एक जो है ना, ये आपको जस्ट इसके पीछे हम ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो पढ़े थे। फोर्थ जो था बैक्टीरिया का जो आपका रिप्रोडक्शन करने का जो प्रोसेस था उसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहला कंजुगेशन,
फिर पढ़े सेक्सडक्शन, फिर पढ़े ट्रांसडक्शन, और कौन है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन का बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का पहले प्रिंसिपल देख लो क्या कहता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो ये दिखाता है कि निमोनिया जो है ये आपको बताए थे हम पीछे ऐसे इसको देखा, इसको सबसे पहले किया किसने था, ग्रिफिथ साहब ने किया था। क्या प्रिंसिपल है इसका वो हम बात करते हैं। देखो ग्रिफिथ साहब हमको जो लिखने की ज्यादा ये 12 में पढ़ना है आपको, फिर से हम लिखने से ज्यादा जो है ना हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या करें, थोड़ा सा समझा दे पहले फिगर से। देखो न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया जो होता है जिसको निमोनिया बैक्टीरिया कहते हैं, ये निमोनिया बैक्टीरिया जो होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, निमोनिया बैक्टीरिया जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला है आपका पैथोजेनिक स्ट्रेन था और दूसरा है नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले हम सिद्धांत का बात करते हैं। कौन दिया था ये तो बताया आपको, ग्रिफिथ साहब ने दिया के द्वारा ये किया गया था। उन्होंने निमोनिया बैक्टीरिया को लिया। निमोनिया बैक्टीरिया जो होता है ना वो दो रूप में पाया जाता है, एक कैप्सुलेटेड और एक नॉन कैप्सुलेटेड। थोड़ा बहुत भी पीछे बैक्टीरिया का अगर स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो बताए थे हम कि अगर बैक्टीरिया के सेल वाल पर कैप्सूल पाया जाता है, स्लाइम लेयर अगर पाया जाता है तो उसको बोलते हैं कैप्सुलेटेड, और जिस पर आपका जो है ना कैप्सूल नहीं पाया जाता है उसको कहते हैं नॉन कैप्सुलेटेड। देखा गया कि जो निमोनिया बैक्टीरिया था उसमें जो कैप्सुलेटेड स्ट्रेन होता है, कैप्सुलेटेड जो टाइप होता है उसका वो पैथोजेनिक होता है। हाँ, और चूंकि उस पर स्लाइम लेयर होता है तो वह स्मूथ आता है नजर, उसको हम लोग S3 स्ट्रेन भी कहते हैं। ठीक है, जबकि जो आपका रफ होता है मतलब जिसके सेल वाल पर आपका कैप्सूल नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन कैप्सुलेटेड या रफ स्ट्रेन या R सेकेंड स्ट्रेन। ये जो जिसपे वैसा आपका निमोनिया बैक्टीरिया, वैसा निमोनिया बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल नहीं होता है वो समांतर नॉन पैथोजेनिक होता है, मतलब उससे आपका निमोनिया रोग नहीं होता। लेकिन वैसा निमोनिया बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल या स्लाइम लेयर होता है सेल वॉल के ऊपर, वो समांतर क्या होता है, वो आपका पैथोजेनिक होता है। नेक्स्ट जो बात यहाँ पर कर रहे हैं वो ये है कि सबसे पहले जो है ना उन्होंने क्या किया, मैंने सिद्धांत क्या था वो बात बता रहे थे कि ये जो आपका S स्टेन था, S3 स्टेन या थर्ड स्टेन, इसको जो है ना वो माइस में डाला। माइस में जब डाला तो देखा कि माइस जो है ना वो मर गया। माइस छोटे चूहा को बोलते, वो मर गया किसके कारण, निमोनिया के कारण। इसका मतलब S जो थर्ड है वो रियली में पैथोजेनिक है, ये प्रमाणित हो गया। लेकिन उसी माइस में से कुछ एक माइस में उन्होंने क्या किया, R सेकेंड स्ट्रेन को डाला, मतलब कि नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन को डाला, तो क्या देखा कि माइस जो है ना वो लिविंग रहा, अर्थात उसमें निमोनिया नहीं रहा, निमोनिया नहीं हुआ। तो ये प्रमाणित हो गया यहाँ पर कि न्यूमोकॉकस का जो आपका R सेकेंड स्ट्रेन है या नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन है वो कैसा होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है, जबकि जो आपका कैप्सुलेटेड स्ट्रेन होता है वो पैथोजेनिक होता है। ये सिद्धांत हो गया। तो यहाँ पर हम लिखना अगर होता तो क्या लिखते, ये लिखते कि निमोनिया वायरस जो है वो क्या करता है, न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया है, सॉरी वायरस बोल रहे हैं, निमोनिया जो बैक्टीरिया है वो किससे होता है, न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया से होता है। ये दो रूप में पाया जाता है, एक कैप्सुलेटेड या पैथोजेनिक और दूसरा नॉन कैप्सुलेटेड या नॉन पैथोजेनिक। कैप्सुलेटेड जो होता है उससे रोग उत्पन्न हो सकता है, जबकि नॉन कैप्सुलेटेड से रोग उत्पन्न नहीं होता। ये यहाँ का सिद्धांत हो गया, प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो है ना स्लाइड में। अब यहाँ पर देखो ये जो है आपका एक्सपेरिमेंट इसमें देखते हैं। न्यूमोकॉकस जो है आपका वो लिया गया उनके एक्सपेरिमेंट में, कैसे उन्होंने किया था वो आपको बता रहे हैं। उन्होंने क्या किया, न्यूमोकॉकस को लिया। न्यूमोकॉकस को जो है ना जो आपका कैप्सुलेटेड है वो तो वायरस स्टेन है, जबकि देखा जाता है कि वो जो आपका नॉन कैप्सुलेटेड है वो म्यूटेड स्टेन है। मतलब प्रकृति में ज्यादा जो है ना अभी भी कैप्सुलेटेड ही पाया जाता है, नॉन कैप्सुलेटेड जो है उससे बना है। तो यहाँ पर देखा गया ये कि जो आपका नॉन कैप्सुलेटेड था या नॉन वायलेंट था, उन दोनों को लेकर उन्होंने सबसे पहले डाला, जो कि हम पीछे देखे आपको दिखाया भी थ्योरी में भी।
उन्होंने क्या किया, दोनों को डाला अलग अलग जो है ना माइस में। जब जो है ना वो आपका इसको डाला, H3 स्टेन को डाला, तो क्या हो गया, H3 स्टेन को डालने पर वो जो है ना माइस मर गया, मतलब पैथोजेनिक है, ठीक है। लेकिन जब आपका एफ सेकेंड स्टेन को डाला दूसरे माइस में, तो क्या देखा कि माइस जिंदा रहा। यही थ्योरी भी था, ठीक है, ये थ्योरी भी है। नेक्स्ट जो बात है, देखो इसको डिटेल से हमको 12 में पढ़ाना है, इसलिए हम ज्यादा जो है ना आपको क्लियर केवल समझा देना चाह रहे हैं। अगर आपको जो है ना समझ में आ जाना चाहिए केवल, बाकी ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। दिखाई हल्का पड़ रहा होगा हो सकता है, लेकिन आपको जो है ना केवल इसको थोड़ा सा समझ लेना है, बाकी तो 12 में डिटेल से ये पढ़ना है हम लोगों को। अब ऑब्जर्वेशन क्या मिला इनका, हाँ कैसे कैसे ऑब्जर्वेशन जो है ना ऑब्जर्वेशन किया था उन्होंने। क्या किया, सबसे पहले कल्चर मीडियम लिया, कल्चर मीडियम में उसको डाल दिया, किसको डाल दिया, एस टाइप को, लिविंग सेल को, और गर्म किया कल्चर मीडियम को। तो क्या हो जाएगा, गर्म करने पर वो जो बैक्टीरिया है एस टाइप, वो आपका मर जाएगा। अब इसको इस टाइप बैक्टीरिया को कहा गया हीट किल्ड बैक्टीरिया या एस टाइप बैक्टीरिया, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया। इसको उन्होंने अब क्या किया, माउस में या माइस में इंजेक्ट कर दिया। जब माइस में इंजेक्ट कर दिया तो देखा कि कोई रोग नहीं हुआ, मतलब मरा हुआ एस टाइप से जो कि हीट के द्वारा मारा गया है, कोई रोग माइस में या माउस में नहीं होता। ये पहला आपका प्रोसीड्यूर है, ऑब्जर्वेशन उनको मिला। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या मिला, जब आर टाइप को लिया लिविंग सेल के रूप में, कल्चर मीडियम में लिया, उसको जब माइस में इंजेक्ट किया, देखा कोई डिजीज नहीं आया। लेकिन तीसरा जो ऑब्जर्वेशन था वो जबरदस्त आया उनको। क्या देखा कि उन्होंने उनके द्वारा जो है ना ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन में क्या किया गया, कल्चर मीडियम में दोनों को ले लिया गया। किसको किसको लिया गया, हीट किल्ड एस टाइप को और लिविंग आर टाइप को, इन दोनों को कल्चर मीडियम में लिया गया। हीट किल्ड कैसे किए, प्राप्त किए थे, उसको गर्म करते हैं कल्चर मीडियम में जब एस टाइप को, तो क्या होता है, वो मर जाता है, और उसको कहते हैं हीट किल्ड एस टाइप। इन दोनों को एक साथ कल्चर मीडियम में लिया और मिक्सर के रूप में लेकर माउस में इंजेक्ट कर दिया। जब माउस में इंजेक्ट कर दिया तो देखा कि वो जो माउस है वो आपका रोग से मर गया। किस रोग से, निमोनिया से। जबकि अभी जस्ट पहला और दूसरा ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया से कोई डिजीज नहीं होता है माउस में, लिविंग आर टाइप से कोई डिजीज नहीं होता है माउस में। लेकिन दोनों को, हीट किल्ड को और किसको, लिविंग आर टाइप को एक साथ लेके अगर माउस में डाला जाता है तो माउस मर जा रहा है और उसको रोग हो जा रहा है, कौन, निमोनिया। और ज्यादा असर तो इनको तब हुआ जब उस मरे हुए चूहे का या मरे हुए माइस का या माउस का जो है ना ऑब्जर्वेशन किया, तो क्या देखा कि उसमें दोनों प्रकार के आपके वायरस बैक्टीरिया थे। एस टाइप भी बैक्टीरिया था और आर टाइप भी था, दोनों लिविंग फॉर्म में। एस टाइप भी लिविंग फॉर्म में, आर टाइप भी लिविंग फॉर्म में। सोचो लिया क्या था उनके द्वारा, क्या लिया गया था, हीट किल्ड एस टाइप लिया गया। लिया क्या गया था, हीट किल्ड एस टाइप, और आर टाइप लिविंग था, है ना, लिविंग आर टाइप। मिला क्या, मरने के बाद चूहा के शरीर में, देख रहे हैं कि दोनों लिविंग है, एस टाइप भी लिविंग है और आर टाइप भी लिविंग है। अब देखो आश्चर्य का बात था, कई बार उन्होंने इसको दोहराया तो देखा बार बार यही सब कह रहा है, जब मरा हुआ एस टाइप को डालते हैं तो चूहा आपका जिंदा रहता है, जीवित जो है ना आर टाइप को डालते हैं तो चूहा क्या रहता है, जिंदा रहता है। हाँ, अर्थात जिंदा अगर एस टाइप रहेगा तभी चूहा मरता है, ऐसा हम लोग पीछे देखे थे सिद्धांत वगैरह में। लेकिन जो तीसरा ऑब्जर्वेशन था काफी हैरानी भरा था कि हीट किल्ड आर टाइप, सॉरी एस टाइप, हीट किल्ड एस टाइप और लिविंग आर टाइप दोनों को अगर एक साथ चूहे में डाला गया तो चूहा मर गया, और उसके बॉडी का जब एग्जामिनेशन किया गया, बॉडी में जब देखा गया उसके शरीर के अंदर, तो दोनों लिविंग फॉर्म में मिला, लिविंग एस टाइप भी और लिविंग आर टाइप भी। अब यहां पर सोचो क्या हुआ होगा, दो ऑप्शन हो सकता है, या तो जो मरा हुआ आपका, जो मरा हुआ एस टाइप था वो जीवित हो गया, या
कुछ आर टाइप जो था वो लिविंग, आपका जो लिविंग जो हम आर टाइप लिए थे उसी में से कुछ आर टाइप कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया किस रूप में, एस टाइप में। तो यहां पर हम क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको, दो संभावना हो सकता है। अगर मरे हुए चूहे में दोनों लिविंग फॉर्म में पाया जा रहा है, इसका मतलब दो संभावना हो सकता है। पहला संभावना तो ये हो सकता है कि मरा हुआ एस टाइप जिंदा हो गया। दूसरा संभावना क्या हो सकता है, लिविंग जो आर टाइप है उसमें से कुछ आर टाइप आपका एस टाइप में बदल गया। अब देखो दोनों संभावनाओं को यहां पर देखो, अगर जो है मरा हुआ एस टाइप जो है ना वो जिंदा हो जाता माउस में डालने से, तो जो हम शुरुआत ऑब्जर्वेशन, शुरू वाला जो ऑब्जर्वेशन में डाले थे, तो वहां भी एस टाइप क्या होता, जिंदा हो जाता। इसका मतलब मरा हुआ एस टाइप जीवित नहीं हुआ, ये सिद्धांत गलत हो गया। तो आपके मन में आएगा तो मरा हुआ एस टाइप अगर जीवित नहीं हुआ तो एस टाइप आया कहां से, चूहे में, मरे हुए चूहे में एस टाइप आया कहां से। तो दूसरा ऑप्शन अब इस पे सोचते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि कुछ जो आर टाइप है वो आपका एस टाइप में बदल गया होगा। तो अगर आर टाइप एस टाइप में बदल सकता है चूहा में, तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन में देखो आर टाइप लिविंग लिए थे, चूहा में डाले थे, लेकिन डिजीज नहीं हुआ, वहां पर आर ही टाइप में रह गया, वो एस टाइप में नहीं बदला। इसका मतलब दोनों को, एस टाइप मरा हुआ और जीवित जो है ना आर टाइप, दोनों को जब एक साथ लिया गया तो आपका परिवर्तन आर टाइप में हुआ है। ये प्रमाणित हो सकता है तार्किक रूप में, आप सोचो तो ऐसा प्रमाणित होता है कि आर टाइप जो है ना वो बदला है, क्योंकि मरा हुआ तो जिंदा हो नहीं सकता, तो आर ही टाइप जो है ना वो बदल गया है किसमें, एस टाइप में। और एस टाइप में बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो एस टाइप से निकल के किसमें गया होगा, आर टाइप में गया होगा, और उसी को उनके द्वारा ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट कहा गया। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट क्या था, कौन सा पदार्थ निकल के एस टाइप में से आर टाइप में गया है, ये उनको समझ में नहीं आया, और इसलिए इसको वो नहीं बता पाए कि कौन सा जो है ना रचना, संरचना या रसायन निकलकर हीट किल एस टाइप से आपका लिविंग आर टाइप में गया है, ये उसको नहीं बता पाए। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो निकल के गया है, उनको ये समझ में आया, या किसी को भी ये प्रयोग देखने पर समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ एस टाइप से निकलकर आर टाइप में गया होगा, और आर टाइप क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा, चेंज हो गया होगा, और इसी चेंज को ट्रांसफॉर्मेशन नाम दिया गया। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग क्या था ग्रिफिथ के द्वारा, हम आपको फिर से एक बार बोल देते हैं, आप सुन लेना। कुछ नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग में जो है ना देखा गया कि न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया दो रूप में पाया जाता है। आपका एक है लिविंग एस टाइप और एक दूसरा है लिविंग आर टाइप। लिविंग एस टाइप का मतलब है कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, और ये क्या करता है, पैथोजेनिक होता है, जबकि लिविंग आर टाइप जो होता है नॉन पैथोजेनिक होता है, और ये जो है नॉन कैप्सुलेटेड होता है, प्लस ये म्यूटेट स्ट्रेन होता है, आपका मतलब एक जीन परिवर्तन से बनता है। फिर आपको क्या बताए कि देखा ये गया इनके द्वारा कि अगर किसी चूहे में मरा हुआ एस टाइप और जीवित जो है ना आर टाइप को डाला जाए, तो एस टाइप में से कुछ पदार्थ निकलकर आर टाइप में जाता है, जो कुछ एक आर टाइप को बदल देता है एस टाइप में। इस घटना को कहा गया ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज को, परिवर्तन को जो है ना बताया गया ट्रांसफॉर्मेशन, जबकि जो पदार्थ या मटेरियल इसके लिए जीववाद थे उसको कहा गया ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहां पर ये जो आपको अभी हम दिखा रहे हैं, ये जो पीछे का प्रयोग है इसको किया गया किसके द्वारा, वो जो तीनों थे एवरी, मैक्लाउड और मैकार्टी जो थे उनके द्वारा ये किया गया। ठीक है, आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद हो, हम पीछे से फिर से आते हैं एक बार। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो उसको सबसे पहले किया कौन था, ग्रिफिथ साहब ने किया था, लेकिन उसको एक्सप्लेन कौन किया, एवरी, मैक्लाउड और मैकार्टी ने। एवरी, मैक्लाउड और मैकार्टी ने क्या किया था, ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट को खोजा था, और साथ ही साथ इस प्रयोग को एक्सप्लेन किया था, पूरी तरह से वर्णन किया था इसका। तो ये किस प्रयोग, इसको समझाने के लिए जो है ना हम आपको एक क्या कर रहे हैं, एक आपका फिगर से फिर समझाना चाह रहे हैं। तो देखिए एक फिगर को देखिए, क्या किया उन तीनों ने जो है ना वो आपका हीट किल्ड एस टाइप लिया।
हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया को लेने के बाद उसका सेल डिफरेंशिएशन करवाया। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि सेल के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जो कंस्टिट्यूएंट केमिकल्स हैं, उनको अलग अलग करना। जैसे प्रोटीन है, जैसे उसमें न्यूक्लिक एसिड था, डीएनए था, आरएनए था, जैसे उसमें फैट था, हाँ, इन सबको, कार्बोहाइड्रेट था, इन सबको अलग अलग किया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रकार का एंजाइम डाला। जैसे मान लेते हैं किसी हीट किल्ड एस टाइप में से हमको प्रोटीन निकालना है, तो क्या करेंगे, फैट को डिकम्पोज करने वाला, कार्बोहाइड्रेट को डिकम्पोज करने वाला, आरएनए को डिकम्पोज करने वाला, डीएनए को डिकम्पोज करने वाला, उसमें एंजाइम डाल देंगे। तो क्या होगा, ये सब के सब डिकम्पोज हो जाएगा। और प्रोटीन को डिकम्पोज होने वाला एंजाइम नहीं डालना है, तो आपको क्या मिल जाएगा उसमें से, उस सेल में से प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन अगर जो है ना हम ऐसा एंजाइम डालेंगे जो आपका प्रोटीन फैट आरएनए को डिकम्पोज कर दे, डीएनए को ना डिकम्पोज कर पाए, तो क्या होगा, डीएनए मिल जाएगा। इसी तरह से सबको जो है ना वो अलग अलग आपका प्राप्त किया। प्रोटीन प्राप्त किया हीट किल्ड एस टाइप में से, फैट प्राप्त किया, आरएनए प्राप्त किया अलग अलग सेल में से, है ना, हाँ, और क्या किया, डीएनए को प्राप्त किया। अब क्या किया, इन चारों को जो है ना वो अलग अलग आपका न्यूट्रिटिव मीडियम में डाला हुआ लिविंग आर टाइप में डाल दिया। ठीक है, क्या देखा कि जिसमें प्रोटीन डाला गया था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब नो ट्रांसफॉर्मेशन। जिसमें फैट डाला गया था उसमें भी लिविंग एस टाइप में नहीं बदल पाया, वो लिविंग आर टाइप ही रह गया, मतलब नो चेंज। जिसमें आरएनए डाला गया था उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। लेकिन जिसमें डीएनए डाला गया था कल्चर मीडियम में, उसका जो आपका लिविंग आर टाइप था वो बदल गया लिविंग एस टाइप में, अर्थात परिवर्तन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यही बात को उनके द्वारा बताया जा रहा था, ग्रिफिथ साहब के द्वारा बताया जा रहा था। तो एवरी मैक्लाउड और मैकार्टी ने क्या किया, यहाँ पर देखो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट को खोजा, और ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट कौन था, डीएनए था। मतलब जो आपका लिविंग आर टाइप जो था उसमें डेड एस टाइप से क्या गया होगा, तो डीएनए गया होगा। ये आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट जो बात करें हम आपको थोड़ा सा लिखे यहाँ पर कि अगर लेम्डा जो वायरस है, लेम्डा वायरस जो है ना वो जब इन्फेक्ट करता है ई कोलाई को, तो केवल पार्टिकुलर जीन ही लेकर जाता है। जैसे गैलेक्टोज जीन को, या आपका जो है ना बायो प्लस, आपको बताते हैं बायोटिन का जो है ना वो आपका क्या करेगा, लेकर जाता है किसमें, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। और ये आपका स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन का उदाहरण है। समानतः जो लाइसोजेनिक वायरस होते हैं, मतलब वैसे वायरस जो आपके दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए को नहीं तोड़ते हैं टुकड़ों में, समानतः उनके द्वारा जो है ना स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन किया जाता है। हाँ, और जो लाइटिक करते हैं उनके द्वारा जो है ना आपका वो जनरलाइज्ड ट्रांजैक्शन किया जाता है, रैंडम ट्रांजैक्शन किया जाता है। ये आपको हम उदाहरण में यहाँ पर लिख दिए हैं, जो कि फिगर में पीछे आपको दिखाए थे। अब नीचे हम लोग शुरू करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। आखिर क्या महत्व है, आर्थिक महत्व क्या है, हाँ, इकोनॉमिक महत्व क्या है बैक्टीरिया का। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि कोई भी महत्व जब भी किसी का बात करो तो दो प्रकार का हो सकता है, एक फायदेमंद और एक घाटेदार, हानिकारक, है ना, घाटेदार या हानिकारक। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना हानिकारक प्रभाव को देखते हैं, उसके बाद जो है ना फायदेमंद प्रभाव को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हार्मफुल जो है ना इफेक्ट को देखते हैं बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का सबसे जो पहला हार्मफुल जो इफेक्ट है वो ये है कि ये ह्यूमन बीइंग में डिजीज उत्पन्न करता है, प्लस उसके जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जैसे आपके बर्ड्स हैं, हाँ डिफरेंट, या फिर आपके कैटल्स हैं, या आपके जो है ना वो क्या बोलते हैं गोट वगैरह है, सीप है, उन सब में रोग उत्पन्न करता है। हाँ, तो सबसे पहला जो है हार्मफुल इफेक्ट वो क्या है कि आपके पौधों में, आपके जो है ना डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स जो भी हैं, या आपके जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनमें, या खुद मनुष्य में क्या करता है, डिजीज उत्पन्न करता है। दूसरा फूड पॉइजनिंग,
है ना। सेकेंड जो इसका हार्मफुल इफेक्ट है वो क्या है, फूड पॉइजनिंग है। फूड पॉइजनिंग जो है ना वो आपका मतलब भोजन को जहरीला बना देना, ये आपका दूसरा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसका। हाँ, पहला है फूड पॉइजनिंग जो है वो भी आपका अलग अलग बैक्टीरिया के द्वारा होता है और अलग अलग प्रकार का होता है। सबसे जो महत्वपूर्ण है आपका वो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से होता है। हाँ, जो आपका सबसे खतरनाक होता है इसको कहते हैं बोटुलिज्म। लेकिन और भी दो बैक्टीरिया है जिनके द्वारा आपका भोजन जो है ना वो खराब होता है, जैसे साल्मोनेला है, साल्मोनेला इंटेराइडिस। ये जो साल्मोनेला है उसके द्वारा अंडा वगैरह, अंडा जो देखते हो आपकी खराब हो जाता है, गमकने लगता है, सड़ जाता है, ये जो है ना साल्मोनेला से होता है। तो साल्मोनेला इंटेराइडिस जो है ना वो भी आपका क्या करता है, कई भोजनों को खराब करता है आपका, और इससे भी हमको क्या होता है, हमारा भोजन जहरीला हो जाता है। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये जो है सबसे कॉमन है जो आपका भोजन को जहरीला बनाता है। इसलिए हमेशा आप सुने होंगे कि कहीं पर जो है ना कोई आपका श्राद्ध हुआ या कोई आपका पार्टी फंक्शन हुआ, वहां पर जो है ना जहरीला भोजन खाने से आपका कुछ लोग बीमार हो गए, लेकिन बच जाते हैं अधिकांशतः। तो सामान्यतः वो इसी बैक्टीरिया से होते हैं, किससे, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से। लेकिन क्लॉस्ट्रिडियम जो बोटुलिनम होता है वो काफी सीरियस होता है। इस समानता जिस व्यक्ति को इससे होता है लकवा मार जाता है और जो है ना उसका कार्डियक अरेस्ट या फिर लंग्स अरेस्ट हो जाता है और वो आदमी जो है ना तुरंत मर जाता है। हाँ, तो ये जो है ना सबसे खतरनाक है आपका फूड पॉइजनिंग का टाइप, कौन, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम। और समानता ये होता किसमें है, तो ये जो है ना क्लॉस्ट्रिडियम जो बोटुलिनम जो है, बोटुलिनम जो है ना ये आपका केन फूड में ज्यादा होता है, मतलब पैक्ड फूड, जो आपका कहते हैं डब्बा बंद भोजन ना, वैसे भोजन जो हम लोग जो है ना डब्बा में बंद करके रखते हैं, पैक करके रखते हैं, उसमें ज्यादा ये होता है। कई बार तो टिफिन का जो भोजन होता है ना उसमें हो जाता है। इसलिए हमेशा टिफिन को जो है ना, जो भोजन जो है हम लोग ले जाते हैं नाश्ता वगैरह के रूप में, उसको क्या करना चाहिए, ड्राई रूप में लेना चाहिए, मतलब कम से कम वाटर वाला होना चाहिए, वो सूखा हुआ होना चाहिए। प्लस उसको समय समय पर जो है ना वो आपको धूप में रखते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो भी उसमें बैक्टीरिया वगैरह डेवलप होने का संभावना है वो साफ हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो केन्ड फूड जो होता है उसमें आपका ज्यादा चांस होता है कि क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम के द्वारा आपका फूड पॉइजनिंग हो जाता है। और इसमें चूंकि ये एनारोबिक कंडीशन में रहता है इसलिए उस बंद डब्बा में भी बहुत लंबे समय तक पड़ा रहता है, और अगर कोई खाते हैं तो वो अपना पैरालाइज हो जाते हैं, उनका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना काम करना बंद कर देता है और ऊपर चले जाते हैं, तुरंत मर जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पॉइलेज ऑफ फूड का। हाँ, जो आपका तीसरा आपका हार्मफुल इफेक्ट है किसका, बैक्टीरिया का। स्पॉइलेज ऑफ फूड का अगर बात करो तो ये अधिकांश जो भोजन है आप देखते होंगे सड़ जाता होगा, गल जाता होगा। अभी आपका बरसात का मौसम है, सब्जियां सड़ जाती हैं जल्दी। हाँ, वो आपके जो भोजन वगैरह हैं वो आपके जैसे फ्रूट्स है, मीट्स है, ब्रेड्स है, वो जल्दी आपका, या दूध खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है, फट जाता है, मिल्क प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाता है, वो सब के सब जो है ना बैक्टीरिया के कारण ही होता है। और एक बात एकदम दिमाग में रखना कि अगर वेट भींगा हुआ कोई प्रोटीनस फूड है तो सामान्यतः वो आपका खराब होता है किससे, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया से ही, मतलब कि वो बैक्टीरिया के द्वारा ही खराब होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लेकिन हाँ कार्बोहाइड्रेट फूड अगर होगा, कार्बोहाइड्रेट फूड सामान्यतः, तो वो आपका वो फंगस से खराब होता है ज्यादा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो सामान्यतः फंगस से खराब होता है। नेक्स्ट है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का हम आपको बताए थे पीछे कि सॉइल जो था उसमें जो आपका नाइट्रेट था NO3 माइनस जो था उसको N2 के रूप में कन्वर्ट करके एयर में निकाल देना क्या कहलाता है, डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। हाँ, इससे क्या होता है कि जो फर्टाइल सॉइल होता है वो स्टेराइल सॉइल में बदल जाता है, मतलब उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो अनउपजाऊ मिट्टी में बदल जाती है, और कई भूमि जो है ना वो बंजर हो जाती है। इसलिए पानी में डूबा हुआ जो जमीन होता है कई, तो धीरे धीरे उसमें देखिएगा फिर पेड़ पौधे नहीं लग पाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जो आपका नाइट्रोजन है उसकी मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट,
ये क्या करता है, आपका डोमेस्टिक आर्टिकल्स जो होते हैं, मतलब जो आप यूज करने वाले जो आपके पदार्थ होते हैं, उनको भी ये समाप्त करता है, खराब करता है। जैसे आपके लेदर को, हाँ, आपके कॉटन फाइबर्स को, मतलब कपड़ों को, जूतों को, या वुड के जो भी पार्टिकल्स हैं उनको भी ये क्या करता है, समाप्त करता है। जैसे इसका कॉमन एग्जांपल हम वहां पर लिखे थे, स्पायरोचीटी है, साइटोफागा है, ये सब जो है ना आपका डोमेस्टिकेट, सब के सब बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है ऐसा, कुछ एक बैक्टीरिया ही करते हैं, तो कुछ का नाम हम वहां पर लिखे हैं। नेक्स्ट है, ये आपका वाटर पॉल्यूशन भी फैलाता है, जैसे साल्मोनेला टाइफी, आप सुने होंगे टाइफाइड होता है पानी से। तो ये जो टाइफी है वो क्या किया, पानी को पॉल्यूटेड कर देता है। वाइब्रियो कॉलेरी, कॉलेरा हो जाता है, वो किसके वजह से होता है, वाइब्रियो कॉलेरी से होता है, और ये क्या करता है, वाटर को पॉल्यूटेड कर देता है। या साइजेला, हाँ, डिसेंट्री, ये क्या करता है, ये भी पानी को क्या करता है, पॉल्यूटेड कर देता है। तो ये सब कुछ एक जो है ना आपको उदाहरण बता रहे हैं, जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, पानी को पॉल्यूटेड करते हैं। प्लस ये और क्या करता है, बायो वीपन के रूप में यूज होता है, जैविक हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है। ढेर सारे देशों के द्वारा, पहले तो नहीं पता लगता था, अब जो है ना, अब तो अब पता लगने लगा। किसी किसी देश में एंथ्रेक्स एकाएक काफी तेजी से बढ़ जाता था। हाँ, कहीं कहीं जो है ना आपका एकाएक फूड पॉइजनिंग तेजी से होने लगता था, कॉलरा होने लगता था। तो ये जो है ना, ये आपका माना जाता है कि ये जो है ना दुश्मन देश जो होते थे वो आपका बायो वीपन के रूप में यूज करते थे एंथ्रेक्स को, या बॉटुलिन को, लिन को, या कॉलरा को। और इससे कई बार सेनाओं को खिलाया जाता था, जिससे सेना जो है ना प्रभावित हो जाती थी। माना ये जाता है कि शायद यही करके बायो वीपन के रूप में जो है ना बैक्टीरिया और फंगस का उपयोग करके ही इन्होंने, चाणक्य ने जो है ना वो सिकंदर के सेना को हराया था। सिकंदर का जो सेना था उसका जो भोजन जहां बनता था, उसके भोजन में कुछ पदार्थों को मिलाया गया था जैसा कि कहते हैं, कुछ एक किताब बोलता है, बताता है ऐसा कि इनके द्वारा, चाणक्य के द्वारा उनके भोजनों में कुछ जो है ना मिलवाया गया था। और उन भोजन को खाने के बाद उनके जो सैनिक थे, उनका तबियत खराब होने लगा, लैट्रिन होने लगा उन्हें, या वोमिटिंग होने लगा, या कुछ एक जो है ना मरने लगे। तो ये जो माना जाता है कि जो सैनिक जो थे आपके सिकंदर के, उनका तबीयत जो खराब होना शुरू हुआ था पंजाब के क्षेत्र में, वो मुख्यतः जो है ना भोजन में कुछ मिलाए जाने के कारण हुआ था, और शायद उसमें चाणक्य जो थे उनका कुछ हाथ होगा। और उसी से परेशान होकर अंततः उनकी जो सेना थी वो वापस लौटने की इच्छा करने लगी, और मजबूर होकर सिकंदर को वहां से वापस लौटना पड़ा। जैसा जैसा कि जो है ना किताब में कहा जाता है, अगर उसको मिलाया जाए तो कुछ ऐसा होता है। अभी जो है ना आप देखे होंगे, अभी चीन पर जो है ना कई देश आके आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने क्या किया है, जानबूझकर इस वायरस को पूरे विश्व लेवल पे फैलाया है। देखो हकीकत क्या है नहीं है ये हम तो नहीं बता सकते, ना आप जान सकते। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना इसमें कुछ ना कुछ बात तो होनी चाहिए या होगी, क्योंकि जो रोग चीन से उत्पन्न हुआ, आज चीन में किसी को नहीं हो रहा है। अगर ये वायरस इतना ही खतरनाक है तो चीन में भी लोगों को होना चाहिए था, क्योंकि चीन के अनुसार अभी तक कोई दवा उसको पता नहीं चली है। और हम लोग को भी यही मालूम है कि अभी तक इसकी कोई दवा नहीं है। तो जब तक इसका कोई दवा नहीं खोजा गया है, जब तक इसका कोई वैक्सीन नहीं खोजा गया है, तो रोग तो सबको होना चाहिए था, चाहे वो भारतीय हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे इंग्लैंड के हो। लेकिन देखो चीन में जो है ना ये रोग करीब करीब जो है ना समाप्त हो चुका है, एक आध दो चार आदमी को होगा। हाँ, और लोग वहां पर पार्टी मना रहे हैं खूब, हाँ, पूल में जो है ना एक साथ नहा रहे हैं लोग, एक साथ पार्टी फंक्शन में शामिल हो रहे हैं। और तो और वहां पर जो है ना क्या कहा जा रहा है, क्या बोले, वहां पर जो है वो पूरा नाच गाना हो रहा है, मतलब महोत्सव का जो है ना वहां पर किया जा रहा है। वहां पर जो है ना सिनेमा हॉल खोल दिया गया, थिएटर खोल दिया गया, और कहीं पर जो है ना रोग का ऐसा कुछ फैलाव नहीं हो रहा है जैसा कि हमारे भारत में या किस अन्य देशों में हो रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वहां पर पता है लोगों को, जिसको लेने से रोग नहीं होता है। और क्या है वो, टीका है कि दवा है, कुछ ना कुछ तो है। और इसीलिए माना ये जा रहा है कि ये जो आपका अभी जो कोरोना वायरस है वो शायद बायो वीपन होगा। हाँ, हम अभी यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में बता रहे थे, लेकिन ये जो कोरोना वायरस है वो शायद बायो वीपन होगा, ऐसा माना जा रहा है। किसका, चीन का।
नेक्स्ट है यूजफुल, इसका बात करते हैं कि बैक्टीरिया यूजफुल कैसे है। तो बैक्टीरिया जो है डिकम्पोजिशन करवाता है, मतलब कि वो आपको जो सड़े गले पदार्थ है ना उनको समाप्त करता है, सड़ाता है, गलाता है, जो जो आपके रेमिनेंट जो होते हैं, जो छोड़ दिए जाते हैं हमारे बॉडी के द्वारा, या फिर जो है ना अनयूज्ड जो पदार्थ होते हैं या डेड ऑर्गेनिज्म वगैरह होता है, वो सबको क्या करता है, समाप्त करता है। और इवन आपके जो है ना पूरे के पूरे पृथ्वी को और सीवेज सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। और इसको समानता हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल स्वीपर कहते हैं। आपको हम पहले भी बताए थे। नेक्स्ट, ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, अमोनिफिकेशन करता है, नाइट्रिफिकेशन करता है, ये सब बात भी पीछे बताए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो इसका कॉमर्शियल यूज देख लेते हैं। इससे डिफरेंट टाइप के जो है मिल्क प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कर्ड है, हाँ, जैसे आपके चीज है, हाँ, जैसे आपके पास जो है ना वो घी मक्खन वगैरह जो है ना प्राप्त किए जाते हैं, बटर वगैरह। और तो और कई दूध भी जो है ना, गाढ़ा दूध जो आता है आपका, जो ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग पीते हैं दूध का, वो सब जो है ना इससे बनाया जाता है। और इसमें समानता जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है वो दो है, लैक्टोबैसिलस है और एक है माइक्रोकॉकस लैक्टी। ये जो लैक्टोबैसिलस है और माइक्रोकॉकस लैक्टी, उसमें जो लैक्टोबैसिलस है वो काफी फायदेमंद है आपके लिए। वो दही के रूप में आप जब लेते हो खाना खाने के कुछ देर के बाद, तो ये क्या करता है, दो काम करता है। पहला तो कि आपके डाइजेशन में मदद करता है, दूसरा जो भोजन में हार्मफुल जो बैक्टीरिया हो या आपके पेट के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया का जो फ्लोरा डेवलप हो गया है उन सबको समाप्त करने में ये मदद करता है, समाप्त करता है। तो इसलिए दही को माना जाता है, इसलिए जो है ना हमारे भारतीय सभ्यता में जो भी बातें की जाती थी उसका कोई ना कोई रीजन था। पहले कहीं भी चले जाओ, किसी भी पार्टी में हम जाते थे पुराने जमाने में, तो क्या होता था, खाना खिलाने के बाद दही दी जाती थी चीनी के साथ। और उसका रीजन क्या था, यही रीजन था, चीनी इसलिए मिलाई जाती थी ताकि गैस न बने पेट में। हाँ, चूंकि ये जो है ना आपका क्या बोलते हैं, दही से गैस हो सकता है पेट में, तो उसको रोकने के लिए चीनी मिलाई जाती थी। और वो जो आपका दही दिया जाता था या राइतो दिया जाता था, वो क्या करता था, बैक्टीरिया में जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उसकी मात्रा जो है ना आपके पेट में बढ़ाता था, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया था उनको समाप्त करने में अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़िया रखने में मदद करता था। हाँ, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑफ विनेगर फ्रॉम अल्कोहल। अब तो खैर अलग बात है, अब तो लोग जो है ना खाना खाने के बाद थोड़ा सा ड्रिंक पीते हैं, मतलब वो क्या शराब चलता है, हाँ, पार्टी पार्टी वगैरह में। लेकिन अभी भी जो है ना हमारी पुरानी जो सभ्यता है उसमें लस्सी पी जाती थी, या फिर जो है ना दही लिया जाता था, या फिर जो है ना वो आपका क्रीम खाया जाता था। इसका कुछ ना कुछ रीजन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ विनेगर या एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं, किससे, अल्कोहल से। ये हम एसिटोबैक्टर से करते हैं। एसिटोबैक्टर जो है ना वो क्या करता है, एसिटिक एसिड बनाता है, और वो आपका विनेगर जो हम लोग उपयोग करते हैं ना उसमें आपका यूज होता है बनाने में। नेक्स्ट है रेटिंग या सेपरेशन ऑफ जूट फाइबर्स। जूट जो होता है ना उसका जो ऊपरी जो आपका छिलका होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं, उसी में जो आपका फ्लोएम होता है ना, उसके फ्लोएम फाइबर्स को ही हम लोग रस्सी के रूप में निकालते हैं, रेशा के रूप में निकालते हैं और रस्सी बनाते हैं उसका। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, तो उसको सबसे पहले जो है ना वो डाल दिया जाता है पानी में। तो एनारोबिक बैक्टीरिया कुछ होते हैं जो उसका रेटिंग करते हैं, मतलब उसको गला देते हैं, सड़ा देते हैं। कैसे, तो उसमें से जो आपका फाइबर्स को छोड़ के जो अन्य फ्लोएम आपके सेल्स हैं, जैसे सीड सेल्स या सीड ट्यूब, या आपका क्या था, कंपेनियन सेल्स या फ्लोएम फाइबर्स, को सबको डिकम्पोज कर देते हैं। तो केवल क्या बन जाता है, फ्लोएम फाइबर्स बच जाता है, और उसी से हम लोग क्या करते, उसी रेशा को प्राप्त करते हैं जूट का। और जिससे आपका जो घर में देखे होंगे आप, बोरा वगैरह जो होता है जूट का, वो सब उस रेशा का बना होता है। और जो रेशा देखते हो आप, एक रेशा को पार्टिकुलर, वो जो रस्सी को नहीं बोल रहे हैं, हम रेशा को बोल रहे हैं, वो जो पार्टिकुलर रेशा का बात करोगे वो होता क्या है, आपका फ्लोएम फाइबर्स होता है, वो बैक्टीरिया की मदद से निकाला जाता है। नेक्स्ट है फ्लेवरिंग ऑफ टी और टोबैको, हाँ, या राइपेनिंग जिसको बोलते हैं। आप शायद जानते होंगे कि वो जो पत्ती, जो आपका टी है, मतलब चाय है या तंबाकू है, वो पौधों के पत्तियों का उपयोग से बनाया जाता है। जो भी आपका तंबाकू या चाय का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, उसके पत्तियों से उसके उत्पाद को प्राप्त किया जाता है। तो उसकी जो पत्तियां होती है ना उसमें कुछ कड़वा आपका पिगमेंट्स होते हैं और पदार्थ होते हैं।
जो आपके उपयोग करने पर तो स्वाद को खराब कर देते हैं, मतलब स्वादहीन लगते या खराब स्वाद वाले महसूस होते हैं। तो उसको क्या किया जाता है, पत्तियों को तोड़ने के बाद चाय का या तंबाकू का बंद रूम में या अंधकार वाले रूम में रखा जाता है, जहां पर उसको बैक्टीरिया को डालकर उसका राइपेनिंग कराया जाता है, उसको पकाया जाता है, और जिससे उसमें फ्लेवर आ जाता है, प्लस उसका जो कड़वापन है वो समाप्त हो जाता है। तो उसका जो टेस्ट है वो भी आपका जो है ना अच्छा हो जाता है, प्लस जो हरा कलर इसका होता है वो आपका ब्राउनिश हो जाता है, मतलब कलर भी चेंज हो जाता है किसका, चाय के पत्ती का या फिर आपके किसका, तंबाकू के पत्ती का। आप देखते होंगे ग्रीन टी आता है, तो ग्रीन टी जो होता है ना वो बिना जो है ना आपका राइपेनिंग का बनता है, बिना बैक्टीरिया का उपयोग के बनता है, तो उसमें राइपेनिंग नहीं कराया गया है। लेकिन वो जो ब्राउन टी आप देखते हैं, जो सामान्य चाय जो घर में बनाया जाता है, वो आपका राइपेनिंग से बनाया जाता है, बैक्टीरिया को डालकर उसके बैक्टीरिया उस पर जब एक्टिविटी करता है, तोड़ने के बाद रूम में बंद करके उसको करवाया जाता है, और उसके बाद उसको पीसा जाता है और आपका टुकड़ा आपको पहुंचाया जाता है। तो ग्रीन टी में राइपेनिंग नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैनरी या प्यूरिफिकेशन ऑफ लेदर। टैनरी आप शायद जानते होंगे, ये जो चमड़े निकाले जाते हैं जानवरों से, मरे हुए जानवरों से जो चमड़े प्राप्त किए जाते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ एक आपका एडिपोज टिश्यू नीचे से चिपका होता है, कुछ एक आपका जो है ना कनेक्टिव फाइबर्स चिपके होते हैं, मसल्स चिपके होते हैं, प्लस ऊपर से जो है उस पर बाल वगैरह पाया जाता है। तो इसको साफ कैसे किया जाता है, चमड़ा को उपयोग लायक कैसे बनाया जाता है। आप देखोगे जूता में चमड़ा क्या होता है, वो आपका जूता में जो आप पहनते हैं चमड़ा, या जो आपका बेल्ट का जो चमड़ा होता है, या फिर ढोलक वगैरह का जो चमड़ा होता है एकदम चिकना होता है, वो कैसे ऐसे हो जाता है। तो उस पर बैक्टीरिया डाला जाता है, बैक्टीरिया क्या करता है, उसमें जो भी आपके चमड़े के अलावे जो भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको खा के या उसको हटा देता है, जिससे चमड़ा एकदम साफ चिकना आपको प्राप्त होता है, और इसको कहते हैं टैनरी या प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। थोड़ा सा लिखे स्टार्ट करके कि लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जो है ना, या लैक्टिक बैक्टीरिया जो है, ये आपको क्या करता है, विटामिन B12 बढ़ा देता है, कोची में भाई, दही में, और तो और डिजीज जो होते हैं जिनसे आपको स्टोमक में रोग हो सकता है उसको समाप्त करता है। अभी हम आपको ऊपर बता रहे थे, उसी बात को नीचे लिख दिए। नेक्स्ट है आपका मेडिसिनल यूज। अब बैक्टीरिया का कुछ मेडिसिनल यूज देखते हैं। बैक्टीरिया का मेडिसिनल यूज में अगर हम आते हैं तो सबसे पहला है, कई तरह का एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, और तो और कई प्रकार का वैक्सीन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। देखो एंटीबायोटिक जो है ना, किसको बोलते हैं एंटीबायोटिक, तो ये डिटेल से आपको 12 में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि 11th में भी कुछ एक बात है। तो एंटीबायोटिक है ना, वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलता है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट करता है, समानतः पैथोजेनिक। हाँ, तो वैसा आपका केमिकल्स जो कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलता है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रोकता है या उसको प्रिवेंट करता है, इनहिबिट करता है, वो क्या कहलाता है, एंटीबायोटिक्स कहलाता है। एंटीबायोटिक टर्म जो है ना वो दिया गया था वाकमैन के द्वारा सबसे पहले, और जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था वो पेनिसिलियम था, सॉरी पेनिसिलिन था। शायद आपको याद होगा, ये सब कौन खोजा था, नहीं खोजा था, थोड़ा बहुत तो आप लोग को याद होगा ही होगा। पेनिसिलियम जो है ना आपका फंगस से निकाला गया था। स्टेप्टोमाइसिन जो था ना वो पहला, हम आपको फिर से बोले डिटेल से, इसको हम 12 में पढ़ाएंगे तो पूरा का पूरा जो है नोट्स होगा इसका क्लियर। अभी वर्तमान में जो है जितना हमको यहाँ पर जरूरत है हम उसको बता रहे हैं। स्टेप्टोमाइसिन जो है ना वो फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरिया था, हाँ, जो आपका एंटीबायोटिक के रूप में प्राप्त हुआ था। मतलब पहला आपको प्राप्त एंटीबायोटिक कौन था भाई, तो पेनिसिलिन था। हाँ, जबकि दूसरा अगर आपसे पूछा जाए तो उसी में हम अब बोलेंगे, लेकिन बैक्टीरिया का पहला अगर बात किया जाए कि बैक्टीरिया में पहला कौन निकाला था, तो आप आराम से बता दोगे कि सबसे पहला जो था स्टेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक था, जो आपका बैक्टीरिया से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं अगला, इसमें एंटीबायोटिक जो होता है ना वो करता क्या है, कैसे काम करता है। तो एंटीबायोटिक जो होता है
वो आपका एक सिद्धांत पर काम करता है, और वो सिद्धांत क्या है, इनहिबिटरी आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है। मतलब ये कंपटीशन करता है जाकर, और सेल का जो सेल के अंदर जो विभिन्न एक्टिविटीज होता है वहां पर जाकर, जहां पर दूसरे केमिकल्स को जाना था, एक्टिविटी को बढ़ाना था, वहां पर ये जाकर क्या करता है, रोक देता है, उसके ग्रोथ को रोक देता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, अगला इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स ऑफ बैक्टीरिया। हाँ, बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाले इंपॉर्टेंट जो है ना आपके कौन कौन से हैं, तो इसमें हम सबसे पहले जो है ना वो आपका एक तरफ क्या, एक जो है ना आपका टेबल बना दिए हैं, उसमें एक तरफ एंटीबायोटिक लिखे हैं और दूसरी तरफ क्या लिखे हैं, आपका बैक्टीरिया लिखे हैं। देखो एंटीबायोटिक में एक तरफ जो है ना आपका है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन किस बैक्टीरिया से निकलता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से निकलता है। जबकि दूसरा है क्लोरोमाइसिटीन, ये निकलता है किससे, स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुएली से निकलता है। इसको हम लोग क्लोरामाफेनिकॉल फेनिकॉल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्लोरोमाइसिटीन से, क्लोरोमाइसिटीन को। नेक्स्ट है ऑरियोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन, ये निकलता है स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑरियोफेसियन से। फिर है टेरामाइसिन या ऑक्सीटेरासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, ये निकलता है किससे, स्ट्रेप्टोमाइसिन राइमोसस से। इसी तरह से सबका नाम लिखा हुआ है, आप एक बार इसको जो है ना देख लेंगे, और इसको आराम से आप देख के अपना 2-3-4 बार गया कहीं लिख के साथ देना, काम देगा। 12 में भी पढ़ना है, इसलिए इसको जो है ना अभी से कुछ एक बात को याद करते चलते हैं। 12 में तो डिटेल से पढ़ना ही है। वहां पढ़ेंगे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ना वो कैसे खोजा इसको, इंसुलिन को, ये सॉरी पेनिसिलिन को कैसे निकाला, किस पेनिसिलिन से निकाला था, और किससे कॉमर्शियल उत्पादन होता है, ये सब 12 में पढ़ेंगे हम। प्लस वहां पर और भी ये सब एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे, कैसे काम करता है, क्या करता है सेल में जाने के बाद। लेकिन फिलहाल जो है ना कुछ एक नाम को दिमाग में रखोगे तो वहां आसान पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात लिखी है स्टार करके कि बैसिलस मेगाथेरियम जो है ना वो आपका बैक्टीरिया है जो टी और टोबैको जो लीव्स होता है उसके क्यूरिंग में या फ्लेवरिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। इस बैक्टीरिया का नाम ध्यान रखिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ बैक्टीरिया पढ़ना है तो बैक्टीरिया के बारे में जानना है, होता क्या है वो 12 में पढ़ना है। हाँ, लेकिन फिलहाल कुछ एक बातों को बता दे रहे हैं यहाँ पर। बैसिलस ग्रुप जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में। हाँ, बैक्टीरिया में बैसिलस ग्रुप जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है किसके लिए, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में। ये कुछ बैक्टीरिया के बारे में आपको हम लोग देख रहे थे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में। नेक्स्ट देखते अगला जो है उसमें अगर हम बात करें तो कुछ विटामिन भी ये प्रोड्यूस करता है, जैसे राइबोफ्लेविन B2 है ना, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिकम के द्वारा प्रोड्यूस होता है। विटामिन B12 ये आपका किसके द्वारा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम के द्वारा, या बी मेगाथेरियम के द्वारा, आपको पीछे बताए थे बैसिलस मेगाथेरियम के द्वारा। विटामिन के और विटामिन ई किसके द्वारा, ई कोलाई के द्वारा। हम पढ़े हैं हमारे जो क्लोन है बड़ी आंत उसमें आपका जो है ना विटामिन के विटामिन ई बनता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल या एसीटोन किसके द्वारा, क्लोस्ट्रीडियम एस्टर ब्यूटालिकम के द्वारा। इसमें जो है ब्यूटाइल अल्कोहल और जो है ना एसीटोन आपका बनाया जाता है इन दोनों के द्वारा मुख्यतः, जिसे क्लोस्ट्रीडियम जो एस्टर ब्यूटालिकम जो बता रहे हैं ये आपका कॉमन बैक्टीरिया है जो आपका ब्यूटाइल अल्कोहल और एसीटोन को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, और मोलासिस से बनाया जाता है। मोलासिस समझते होंगे आप लोग, वो जो मीठा वगैरह बनता है, गुड़ जो या चीनी बनता है, तो उसका जो आपका अनयूज्ड जो प्रोडक्ट निकलता है ऊपर से, वो जिसको गंदगी लोग बोलते हैं, फेम बोलते हैं या मैल बोलते हैं, वो जो पार्ट ऊपर का निकलता है ना जिसको छुआ बोलते हैं अपने भाषा में, वो आपका मोलासिस है। और उससे जो है ना ये आपका विभिन्न प्रकार के अल्कोहल हम लोग प्राप्त करते हैं बैक्टीरिया की मदद से, जिसमें एक आपका एक उदाहरण लिखे हैं ब्यूटाइल अल्कोहल या एसीटोन जो क्लोस्ट्रीडियम एसिटा ब्यूटालिकम बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है मोलासिस पर डाल के। नेक्स्ट है ये किल करता है स्पेसिफिक पेस्ट को, मतलब बायोपेस्टिसाइड्स के रूप में भी इसका हम उपयोग करते हैं। जैसे कुछ का एग्जांपल लिखे हैं बैसिलस पोपियोलिनी है ना, पोपिलिनी
ये आपका यूज किया जाता है जापानी बीटल के लिए, या बैसिलस एस्पेरिगस जो है ना यूज किया जाता है एनोफिल मच्छर को मारने के लिए, ठीक है, या समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट है टू डिकम्पोज हार्मफुल केमिकल्स। देखा गया है कुछ एक बैक्टीरिया जो है ना वो आपका हार्मफुल जो मटेरियल्स है जैसे डीडीटी वगैरह उसको भी डिकम्पोज करते हैं, समाप्त करते हैं। तो अभी इसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं कि बैक्टीरिया, कुछ एक बैक्टीरिया ऐसा बना है जो क्या होता है कि वो जो बायोडिग्रेडेबल जो आपके वेस्ट है वो तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो बायो नॉन डिग्रेडेबल हैं पॉल्यूटेंट्स जैसे आपके डीडीटी है या और जो दूसरे इंसेक्टिसाइड्स है, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, उसको समाप्त कर सके। लेकिन डर इस बात का है कि अगर उसको बना दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, किसी भी चीज को नहीं छोड़ेगा, ये सब चीज को डिकम्पोज करेगा क्योंकि ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो इसीलिए जो है इसको कंट्रोल वे में लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो है यूज हो। नेक्स्ट है प्यूरिटी ऑफ गंगा वाटर, है ना, वो जो गंगा नदी का पानी है ना उसको साफ करने में हम लोग यूज करते हैं कुछ एक बैक्टीरिया को, या आपको जानकर आश्चर्य होगा कुछ एक बैक्टीरिया देखा जाता है गंगा नदी में भी जो दूसरे जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो वाटर पोल्यूशन करते हैं उनको खा जाता है। आप ऐसे पढ़े होंगे कि गंगा का जो पानी होता है उसके साफ रहने का या उसके खराब जल्दी न होने का कई कारण है। देखो धार्मिक मान्यता को छोड़ दो तो दो तीन कारण तो माना ही जाता है। पहला है एक फाज होता है इकोलाई को खाने वाला, टीटू बैक्टीरियोफाज, वो क्या करता है इकोलाई बैक्टीरिया को समाप्त कर देता है जिससे पानी जल्दी खराब नहीं होता। दूसरा आपको यहाँ पर एक बैक्टीरिया बता रहे हैं जिसका नाम है विडेलो वाइब्रियो बैक्टीरियोवोरस। ये क्या करता है हार्मफुल बैक्टीरिया को डिकम्पोज कर देता है जिससे पानी जल्दी खराब नहीं होता है। प्लस ये देखा गया है कि गंगा का जो पानी होता है उसमें कुछ रेडिएशंस पाए जाते हैं जो उसको डिग्रेड होने से, खराब होने से बचाते हैं। तो ये दो तीन कारण है जिससे गंगा का पानी जो है ना जल्दी खराब नहीं होता। नेक्स्ट है ई कोलाई। ई कोलाई जो है ना आपका कुछ एक बैक्टीरिया ऐसा भी है जो पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में काम किए उपयोग किए जाते हैं, जिसमें एक ई कोलाई आपको अभी हम लिखे हैं यहाँ पर। यह वाटर पॉल्यूशन कंडीशन को बताने के लिए यूज किया जाता है और इसको सामान्यतः हम लोग पॉल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया कहते हैं। आगे जब और आगे हम पढ़ाएंगे तो ब्रायोफाइट्स वगैरह में जो ना आपको हम बताएंगे कि इंडिकेशन वो लाइकेन जो है ना वो पॉल्यूशन इंडिकेशन माना जाता है, इंडिकेटर माना जाता है लेकिन एयर का। और ये जो है ना ये मुख्यतः आपका पानी गंदा है कि साफ है उसके बारे में ये बताता है। अगर ज्यादा ई कोलाई बैक्टीरिया है किसी पानी में इसका मतलब पॉल्यूशन ज्यादा है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर ढेर सारा आपका एक्सपेरिमेंटल वर्क है, अगर बैक्टीरिया नहीं होता तो हम लोग पूरा नहीं कर पाते। आप जब पढ़ोगे बायोलॉजी में तो देखोगे अधिकांश जो एक्सपेरिमेंट है ना वो बैक्टीरिया पर हुआ है। हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंट में यूज होता है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल वर्क में यूज होता है, और तो और जेनेटिक आपका इंजीनियरिंग में यूज होता है इसका खूब। जो भी हम लोग चेंजेस लाना चाह रहे हैं, जैसे अभी आप सुनते होंगे इंसुलिन। इंसुलिन जो है ना वर्तमान में हम लोग प्राप्त कर रहे हैं ई कोलाई बैक्टीरिया से। हाँ, उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बदल दिया गया है और उससे क्या कर रहे हैं इंसुलिन प्राप्त कर रहे हैं, ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमिलिन जिसको बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन प्राप्त करते हैं हम लोग, या विभिन्न प्रकार के जो है ना वैक्सीन वगैरह जो है ना वो आपको इससे प्राप्त कर रहे हैं। किससे? हम बैक्टीरिया से। तो ये हम आपको बता रहे थे कुछ मेडिसिनल यूज के बारे में। अब हमको पढ़ना था साइनोबैक्टीरिया, तो इसको अगला दिन कर लेते हैं, समय ज्यादा हो गया।